मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग एसएससी जीडी 2025 और एसएससी एमटीएस के लिए टीसीएस द्वारा अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पर बने रहें, संपूर्ण सिलेबस की कंटिन्यू शानदार तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था। तो पहली जो लोकसभा है उसका पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये 13 मई 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है, पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अब 1952 में जो भी अति महत्वपूर्ण घटना हुआ है वो सभी यहाँ पर देखेंगे, जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे अगर पूछा जाए कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक साथ आपको याद कर लेना है। आपको टेक्निक आपको अपने जो पढ़ाई के दौरान आपको बताए हैं कि जब भी ईस्वी वाला प्रश्न आए तो ईस्वी से रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण है उसी ईस्वी से, तो वो सभी को एक साथ रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ 5 कतई जहर प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी एक साथ आपको बता रहे हैं। जैसे पहली लोकसभा पूछे कि पहला सत्र, तो 1952 पूछ दिया जाए कि लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, और अभी आपको बता रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, सभी आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, आप एक तरफ लिख लीजिएगा लोकसभा और एक साइड लिख दीजिएगा राज्यसभा। ठीक है, यहाँ से जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आता है, और यहाँ इस चीज़ को नोट कर लीजिए तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, देखिए लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। ठीक है, 552 पहले था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 में क्या हुआ कि दो जो एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 552 इसमें अधिकतम सदस्य हो सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? तो 250 होगा। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखना है ये चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सभी प्रश्न। ठीक है, जैसे कि यहाँ पूछा जाएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होता है। ठीक, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 वर्ष होता है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें सेम लागू होगा जो राज्य का विधानसभा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप विधानसभा, और यहाँ लिख सकते हैं विधान परिषद, सेम चीज़ें लागू होगा। ठीक है, जैसे कि अगर सीटों की संख्या छोड़ दे तो वहाँ पर सीटों की संख्या होगा 500 होता है और वहाँ ये 250 होता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें से लागू होगा। ठीक है, जैसे कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। उसी तरह ठीक सेम, तो अभी आप विधानसभा और विधान परिषद का रिलेट कर लीजिएगा। तो अभी हम आप लोगों को से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लिखते जाइए। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य का जो होता है कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न जो कि कतई जहर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और ये थोड़ा सा टफ प्रश्न में आता है कि या नोट कर लीजिएगा कि कितने वर्ष के बाद राज्यसभा का सदस्य और कितना सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाता है। तो आप नोट करिएगा कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो होता है, प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य ने सेवानिवृत्त हो जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। ठीक है, राज्यसभा के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25 में ये जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और राज्यसभा जो है वो
एक अस्थाई सदन है वो भंग नहीं होता है ना, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक, ये लिखना है। और लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर या तो निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर या तो निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है, याद रखना है, पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अब पहले राज्यसभा का सभापति कौन थे? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, पहले राज्यसभा के सभापति जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। और संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग मिलाकर संसद बनता है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये 3 अंग मिलकर, ऐसे भी 2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सभी का अनुच्छेद। अगर बात करते हैं संसद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा किस अनुच्छेद में, तो 80 में, और लोकसभा किस अनुच्छेद में, तो 81 में, ठीक है। इसको याद करना बहुत आसान है, तो याद करना क्या? सरल, यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा, अनुच्छेद 79, 80 और 81, तो तीनों अनुच्छेद लगातार है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है और राज्यसभा का संरचना 80 और लोकसभा की संरचना है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। तो सरल याद रखना है, अनुच्छेद 79, 80, 81, और राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखना है कि संयुक्त अधिवेशन, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में। और संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ प्रश्न अगर पूछा जाए कि संसद के सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होता है, ठीक है। उसमें होता है पहला बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा और लंबा होता है बजट सत्र और सबसे छोटा होता है लास्ट वाला जो कि शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से और ये पूछा जाता है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है 2 सत्रों के बीच, यानी कि संसद का सदनों का जो बैठक होता है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अंतराल जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न आपको नोट करके रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, तो याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा का अध्यक्ष से ही इसी टाइप के 2-3 प्रश्न है जो कि पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और एक प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा का अध्यक्ष को देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार जो कि बिहार से थी। और वर्तमान में अभी याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डेश में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए कि संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 105 में इसका उल्लेख किया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर बात आई है संसद की, ठीक है। तो संसद के बारे में कुछ कतई जहर प्रश्न है, वो सभी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन किसने दिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस टाइप के 2-3 प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने किया था, और इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि देखिए पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था, एडविन लुटियन, ठीक है, एडविन लुटियन। और राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन भी एडविन लुटियन ने ही किया था, ठीक है। और इंडिया गेट का भी डिज़ाइन एडविन लुटियन ने ही किया था, ठीक है। तो ये तीनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। पुरानी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, ये तीनों का डिज़ाइन किया था यही एडविन लुटियन ने ही किया था, ठीक है। अच्छा, नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था, तो बिमल पटेल ने किया था, ठीक है। करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था, जो अभी नई वर्तमान में है नई संसद भवन, उसका डिज़ाइन बिमल पटेल ने किया था। अच्छा, नए संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था, तो 10 दिसंबर 2020 में, ठीक है। 10 दिसंबर 2020 में नई संसद भवन का आधारशिला रखा गया था। और नए संसद भवन की स्थापना कब हुआ था, मतलब उद्घाटन या तो खोला गया है। अगर पूछा जाए कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ या तो कब खोला गया, तो 28 मई 2023 को, ठीक है। तो याद रखना है 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। अच्छा, नए संसद भवन में रखा सेंगोल, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो कि शांति का प्रतीक है। और वो नए संसद भवन में जो रखा है इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुआ था, काफ़ी इसमें विवाद भी हुआ था सेंगोल के बारे में, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको याद रखना है। और यहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नए संसद भवन में जो रखा है सेंगोल, वो किस साम्राज्य से संबंधित है, तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है, ये याद रखना, ठीक है। ये चोल साम्राज्य से संबंधित है ये सेंगोल, ठीक है। तो ये याद रखना है, कतई जहर प्रश्न है ये, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड्स को दिसंबर डेस में पेश किया गया था। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ये कब पेश किया गया था, तो ये 1993 में पेश किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है 1993 में, ठीक है। अब 1993 जब भी ईस्वी वाला है तो आप अपने तरफ से जितना आप उससे रिलेटेड कोई भी अगर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसको रिलेट करके पढ़िए, ईस्वी वाला आसान तरीके से याद रहे और बहुत सारा प्रश्न ईस्वी वाला याद रहे और कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका संदर्भ प्रैक्टिस यही है कि जब भी ईस्वी वाला है ना उसमें रिलेट कर दीजिए कोई ना प्रश्न, ठीक है। तो जैसे हमें याद अभी याद जो आ रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ 1993 में ही हुआ था, ठीक है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर हो गया, एक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरुआत हुआ था 1993, और प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये शुरू हुआ था कब, 1993 में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों का उठाने की अनुमति दी जाती है। तो कितना प्रश्न मतलब कि शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं, तो इसमें 20 प्रश्न है ना का रहता है, उसमें लिमिट रहता है, आप 20 प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 20 प्रश्न शून्यकाल के दौरान आप उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये शून्यकाल की अवधि क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है शून्यकाल की अवधि है ये होता है 12 से 1 के बीच, ठीक है। 1 घंटा का होता है, ये शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के बाद होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के बाद होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है। तो लोकसभा के डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो क्रम में नहीं है, नियम जो नियम में नहीं आता है लोकसभा के अंदर, तो वो किस नियम के तहत है ना वो प्रश्नों को उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लोकसभा के 377 नियम के अधीन विशेष वर्णित
तरीकों से हुए तथ्य जो क्रम में नहीं है। इसको ऐसे समझिए, देखिए वैसे मामले जो आदेश के बिंदु नहीं है या जिन्हें प्रश्नों से संबंधित नियमों के तहत नहीं उठाया जा सकता है, जैसे शॉर्ट नोटिस प्रश्न, कॉलिंग अटेंशन, मोटेशन आदि को नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, वैसे मामले जो आदेश के बिंदु नहीं है या जिन्हें प्रश्नों के से संबंधित नियमों के तहत नहीं उठाया जा सकता है, जैसे शॉर्ट नोटिस प्रश्न या तो कॉलिंग अटेंशन, मोटेशन आदि को नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सभी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट मंत्री था, यानी उस पहले कैबिनेट में कौन कौन मंत्री थे, तो कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और हमेशा पूछा जाएगा, इसलिए स्वतंत्र भारत के जो पहला कैबिनेट मंत्री है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ऐसे याद रख लेना है, जब स्वतंत्र हुआ था भारत तो रक्षा मंत्री उसे ही बनाया गया जिसके अंदर बल था, है ना, नाम से ही उसको रक्षा मंत्री बना दिया गया था बलदेव सिंह, यानी कि बल रहेगा तो रक्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रख लेना है कि स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री बनाए गए थे तो बलदेव सिंह को बनाए थे ना, इनको काफ़ी बल था इसलिए बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया गया था। ठीक है, करंट अफेयर में याद रखना है, अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, जो चलिए आप देखते हैं क्या, जो स्वतंत्र भारत के जो कैबिनेट मंत्री थे वो सभी देखते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका लिस्ट यहाँ पर ऐड कर दिए, आपको याद कर लेना। ठीक है, जैसे देखिए पहले जो प्रधानमंत्री थे वो तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक रहे थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्रालय ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो ये सभी याद रख लेना है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। ठीक है, तो इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये प्रश्न अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है आपका बिहार पुलिस में और बिहार टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, ये दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो आप भूले नहीं और आसानी से टिक कर दें। तो याद कैसे रखना है, देखिए इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, प्रसाद को खाते हैं, यानी कि खाद्य मंत्री जब आएगा तो प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक कर देना। ठीक है, तो प्रसाद को खाते हैं यानी खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली वित्त मंत्री आर सन्मुख शेट्टी थे। ठीक है, याद रखना है, सन्मुखम चेट्टी यहाँ लिखा, लेकिन मोटा मोटी याद रखते हैं हम लोग क्या, सन्मुख शेट्टी। ठीक है, तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? सन्मुखम चेट्टी। और रक्षा मंत्री, रक्षा करेंगे जिसके पास बल होगा, है ना, बलदेव सिंह। पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। और पहले श्रम एवं पुनर्वास मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ठीक है, जगजीवन राम, ये श्रम एवं पुनर्वास मंत्री थे जगजीवन राम। और पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर, ये पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है राजकुमारी अमृत कौर से, कि एक प्रश्न आएगा ये कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो यही थी राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और स्वतंत्र भारत के पहले महिला कैबिनेट मंत्री यही राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट है, कानून मंत्री कौन थे? तो उस समय भीमराव अंबेडकर थे। कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर और रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है, रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो ये सभी याद रखना आपको, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, देखिए पहले
प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद, यानी प्रसाद को खाते हैं, और वित्त मंत्री सन्मुख शेट्टी, और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, है ना, रक्षा बल जिसके पास होगा, और श्रम और पुनर्वास मंत्री ये थे जगजीवन राम, और स्वास्थ्य मंत्री और पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, और पहले कानून मंत्री ये थे भीमराव अंबेडकर, और रेल मंत्री जॉन मथाई। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में आए और आप सही करें और आपको मार्क्स मिले। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ठीक है, तो देखिए संसद का 3 प्रमुख समिति होता है, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति और लोक लेखा समिति। ठीक है, तो ये समिति में ये 3 प्रमुख समिति होता है, जिसमें कि प्राक्कलन समिति में एक भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, और ये तीनों समिति से आपसे पूछा भी जाता है ये भी कि इसमें कितने सदस्य होते हैं और कहाँ कहाँ से सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको नोट कर लेना है। देखिए पहला नंबर ये कि यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता किसमें, प्राक्कलन समिति में, क्योंकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है और 30 के 30 होता है लोकसभा का। ठीक है, 30 लोकसभा के सदस्य होता है। सार्वजनिक उपक्रम की समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होता है। ठीक है, 22 में होता है 15 लोकसभा से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं तो 15, और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं तो 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा का। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। और सेम इसमें भी वही होता है। ठीक है, इसमें भी वही 22 सदस्य होता है और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ये समय क्या है, और इसमें राज्यसभा के सदस्य होता है, लेकिन प्राक्कलन समिति में जो है वो टोटल 30 के 30 लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वीं लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है? यानी कि वर्तमान में जो अभी है वो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, तो वर्तमान में करंट अफेयर में कौन है तो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, तो ओम बिरला देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है ओम बिरला। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ओम बिरला। ठीक है, बाकी आपको सब एक अगर लोकसभा अध्यक्ष का आया बात तो सभी रिवीजन कर लेना आपको। जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जो कि क्वेश्चन ये हमेशा बार बार रिपीट होता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, और वर्तमान में है ओम बिरला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट की संख्या पूछा गया है यहाँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से कितना है तो इसका करेक्ट आंसर है 31। ठीक है, 31 राज्यसभा सदस्य। तो जब भी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है और कई शिफ्ट में होता है तो ये सभी प्रश्न आने लगता है। ठीक है, कि यूपी से लोकसभा सीट कितना है, बिहार से लोकसभा सीट कितना है, महाराष्ट्र से लोकसभा सीट या तो राज्यसभा सीट कितना है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार सबको सरसरी निगाहों से देख लेना है। एक बार यहाँ आपको बता देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर और पहले जान लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसके बाद आपको बताते हैं सभी राज्यों का लोकसभा और राज्यसभा सीट। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य से आता है तो यूपी से ही आता है। ठीक है, 31। ठीक है, यूपी से। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट पूछे तो वो भी यूपी से ही आता है। यूपी से लोकसभा सीट की संख्या कितना है 80। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट की अगर पूछे तो वो भी यूपी से ही आता है, 403 विधानसभा सीट है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, बिहार से लोकसभा सीट संख्या कितनी है तो 40 है, और राज्यसभा की सीट पूछे तो वो है 16। ठीक है, बिहार से विधानसभा सीट की संख्या 243 है, और बिहार विधान परिषद की सीट की संख्या है वो है 75 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक कतई जहर प्रश्न याद रखना है आपको कि बिहार जो कि विधान परिषद में किसी भी राज्य का विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो उस विधान सभा के, फिर समझिए, वो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है उस विधान सभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मान के चलिए
कि अगर किसी राज्य में 240 विधानसभा सीट है तो वहाँ राज्यसभा के विधान परिषद की सीट संख्या है वो कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 1/3 इसका करिएगा तो कितना आएगा, 8×3 = 24, यानी 80 से ज़्यादा विधान परिषद वहाँ सीट संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, उससे कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी ये क्या याद रखना है आपको कि किसी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उसके विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं सभी आपका, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इसमें ऐड किया हुआ है कि सभी लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो किसके दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, मोरारजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर है 1967 से 1969 तक। ठीक है, 1967 से 1969 तक मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री भी रहे थे, मालूम। ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे, तो मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री रहे थे 67 से 69 तक, फिर प्रधानमंत्री ये बने थे रहे थे ये 1977 से 1979 तक ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और भारत में सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो यही थे मोरारजी देसाई, जो कि 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि मोरारजी देसाई जो है सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, मोरारजी देसाई, जो कि 81 वर्ष की उम्र में बने थे। ठीक है, अच्छा, मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो चौधरी चरण सिंह बने थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ये आ गए थे 28 जुलाई 1979 से ये 14 जनवरी 1980 तक रहे थे। ठीक है, कौन, तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो याद रखना है चौधरी चरण सिंह। अच्छा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे, है ना, लगभग 17 साल। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अच्छा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और 2 प्रश्न याद रखना है आपको, कौन कौन सा, तो ये याद रखना है कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं, तो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति बने नरेंद्र मोदी, और पहले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली, यानी कि मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो चौधरी चरण सिंह बने थे। ठीक है, तो आपको बता दिए थे चौधरी चरण सिंह। जैसे मोरारजी देसाई का कार्यकाल था ये 1977 से 1979 तक, और फिर 1979 में ही चौधरी चरण सिंह बने थे, और 1980 तक रहते हैं ना, 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहते चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अच्छा, मोरारजी देसाई जो है ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, और चौधरी चरण सिंह जो है भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अच्छा, चौधरी चरण से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है कि इनको जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, जब भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है, तो चौधरी चरण सिंह है एक, फिर PV नरसिम्हा राव है, फिर MS स्वामीनाथन है, फिर कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार से हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में मिला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, जो कि MS स्वामीनाथन कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक, और कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, और एक है लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये 5 को भारत रत्न 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको पीछे बताए थे कि संसद के 3 प्रमुख समिति होती है,
एक होता है प्राक्कलन समिति, ठीक है। फिर हो गया एक लोक लेखा समिति और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। तो सरकारी उपक्रम समिति, और इसकी विशेषता और क्या क्या पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है केवल लोकसभा का, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि किस समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है, तो ये प्राक्कलन समिति में। और इसमें 22 सदस्य होता है और इसमें भी 22 सदस्य होता है, जिसमें कि 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से, ठीक है। 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और याद रखना है कि ये जो तीनों समिति, जैसे यहाँ पूछा है लोक लेखा समिति के सदस्यों की अवधि कितना होता है, 1 वर्ष, तो आपको किसी के बारे में पूछ दे, यानी प्राक्कलन समिति के सदस्यों की अवधि कितनी होती है, तो वो भी 1 वर्ष होगा, और लोक लेखा का भी, और सरकारी उपक्रम समिति के भी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का ही होता है, ठीक है। यानी ये सभी के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछ दे तो 1 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसको सभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ महाराष्ट्र में है 19 राज्यसभा सीट है, ठीक है। तो याद रखना है, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 होता है, ठीक है। इसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सभी राज्यों का लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, ठीक है। तो पहले राज्यसभा सीट देख लेते हैं, कहाँ से कितने राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको ऊपर से ही पूछा जाता है 4-5 को, ठीक है, लेकिन सबको आपको याद रख लेना है, 1-2 बार देखिएगा तो मोटा मोटी याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की संख्या है कहाँ से, तो राज्यसभा की सीट पहले बात करते हैं। तो राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, 31 राज्यसभा सीट संख्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यानी यूपी से पूछे कि राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 31 है, महाराष्ट्र से 19 है, पश्चिम बंगाल से 16, अब पश्चिम बंगाल, अब बिहार में भी है 16 है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ याद रखना है, बिहार का अपना याद रहेगा, तो पश्चिम बंगाल का भी ध्यान रखना है। बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों से राज्यसभा की सीट की संख्या 16 है, ठीक है। तमिलनाडु से है 18, तमिलनाडु से हुई 18, और मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों का है 11, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये तीनों जगह से राज्यसभा सीट की संख्या है 11, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक से 12, कर्नाटक से राज्यसभा सीट की संख्या है 12, और राजस्थान, उड़ीसा, ये दोनों जगह से कितना है 10-10, राजस्थान और उड़ीसा 10-10 है ना। राजस्थान और उड़ीसा से राज्यसभा सीट की संख्या है 10 और 10 है। और बात करते हैं किसकी, केरल की, केरल से है 9, केरल से राज्यसभा सीट की संख्या है 9, केरल से है 9, और तेलंगाना, असम और पंजाब, ये तीनों राज्यों से कितना है 7-7 है। तेलंगाना, असम और पंजाब, तेलंगाना से 7 राज्यसभा सीट, असम से 7 राज्यसभा सीट, पंजाब से 7 राज्यसभा सीट, ठीक है। यानी कि तेलंगाना, असम और पंजाब से 7-7 सीटें, झारखंड से 6 सीटें हैं, झारखंड से राज्यसभा सीट कितना है 6 है। नेक्स्ट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और पंजाब से कितना है, छत्तीसगढ़ और पंजाब से 5-5 है, छत्तीसगढ़ और पंजाब ये दोनों से 5-5 है। दिल्ली से 3 राज्यसभा सीटें, जम्मू कश्मीर 4, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यहाँ से 3-3 है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से 3-3 है। और अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको याद रख लेना सभी, देखिए यहाँ से कितना है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 राज्यों का जो है ये राज्यसभा सीट की संख्या कितना है, तो 1-1 है, ठीक है। तो आसानी से याद रहेगा 1 2 3 4 5 6, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। याद रखना है ये तीनों से 1-1 सीट है, मात्र राज्यसभा की सीटें संख्या 1-1 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी से राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 1-1 है, ठीक है। तो याद रखना है
फिर समझिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी से एक एक राज्यसभा सीट संख्या है। ठीक है, और इसका PDF भी है ना, आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो है ये चीज़ें यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन व दीप, यहाँ से एक भी राज्यसभा सीट की संख्या नहीं है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप से एक भी राज्यसभा सीट नहीं है। ठीक है, एक बार चाहें तो फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका PDF आपको डाल देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19 और पश्चिम बंगाल बिहार 16 और तमिलनाडु से 18 राज्यसभा सीटें। ये सभी राज्यसभा सीट की पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात और आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश 11, कर्नाटक से 12 है और राजस्थान उड़ीसा से 10 है, केरल से 9 राज्यसभा सीटें और तेलंगाना, असम और पंजाब, तेलंगाना, असम और पंजाब ये 7 सीटें, झारखंड से 6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 5 है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 5 है, दिल्ली से 3 है, जम्मू कश्मीर से 4। देखिए यहाँ दिल्ली और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये तीनों जगह से 3 है, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी ये सभी चीज़ें एक है और नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से एक सीट है, बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन व दीप से एक भी राज्यसभा सीट नहीं है। और इधर ये भी देखिए बचा है कि नागालैंड, पुदुचेरी और सिक्किम, यहाँ से भी एक सीट है, नागालैंड, पुदुचेरी और सिक्किम से एक सीट है, लद्दाख और लक्षद्वीप से एक भी राज्यसभा सीट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा सीट की संख्या। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की संख्या कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। राज्यसभा की सीट भी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में ही है। और कितना है लोकसभा सीट? 80 है। राज्यसभा सीट की संख्या कितनी थी? 31 थी। ठीक है, तो यूपी से लोकसभा सीट की संख्या है 80, महाराष्ट्र का है 48 और पश्चिम बंगाल से 42 है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा सीट की संख्या है 42, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो राज्यसभा सीट की संख्या थी दोनों में 16-16 थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या है लोकसभा सीट 2 ज़्यादा है, बिहार में क्या 40 है। बिहार से लोकसभा सीट की संख्या 40 है। और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु से 39 है, मध्य प्रदेश से 29 है। ठीक है, तमिलनाडु से 39, मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें। कर्नाटक से 28 है, कर्नाटक से 28, गुजरात से 26 है ना। गुजरात से बारे में याद रहता होगा क्योंकि यहाँ से बार क्या है 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत जाती है। 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत जाती है। आंध्र प्रदेश का है 25 और राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश 25 और राजस्थान 25, उड़ीसा से 21 है और केरल से 20 लोकसभा सीटें, तेलंगाना से 17, असम और झारखंड से 14-14 लोकसभा सीटें। असम और झारखंड से 14-14 है। पंजाब से 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें, दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से 5-5, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से 5-5, हिमाचल प्रदेश से 4 है, अरुणाचल प्रदेश से 2 है, गोवा से 2 है, जबकि राज्यसभा सीट यहाँ से सब कितनी 1-1 थी, तो लोकसभा का 2-2 है। अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2 और मेघालय 2, मिजोरम 2 और त्रिपुरा से 2। और फिर बातें करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, ये सब में लोकसभा सीट 1-1 है, लेकिन राज्यसभा सीटें एक भी नहीं थी, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 लोकसभा सीट, चंडीगढ़ से 1, दादर नगर हवेली 1, दमन व दीप 1, लद्दाख से 1 लोकसभा सीट है और लक्षद्वीप से 1 है, नागालैंड से 1 है और पुदुचेरी से 1 है और सिक्किम से 1 है। ठीक है, तो 1-1 वाले को यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि लगभग यूँ समझिए कि केंद्र शासित सारे प्रदेश जो है वहाँ से 1-1 लोकसभा सीट है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर, दमन व दीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, यहाँ से 1-1 लोकसभा सीट है और नागालैंड, पुदुचेरी और सिक्किम से भी 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको एक दो बार और देख लीजिएगा तो मोटा मोटी ध्यान रहेगा और ज़्यादातर ऊपर का ही प्रश्न पूछा जाएगा और फिर 1-1 वाला और नहीं वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो मोटा मोटी 1-2 बार पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी मंत्री किसी
अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी क्या हुआ कि अपने विधानसभा में वो जीत नहीं पाए थे, ठीक है, अपने सीट से नहीं जीत पाए थे, फिर भी उसे मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसका शर्त रहता है ये कि 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं उसको सदस्य बनना पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार केंद्र में भी होता है कि 6 महीने के अंदर सदस्य बनता है। जैसे कोई भी आदमी को मंत्री बना सकता है, ठीक है, वो कहीं जीता नहीं है, लोकसभा या तो राज्यसभा कहीं से जीता नहीं है, लेकिन वो मंत्री बना दिया गया। लेकिन उसका शर्त रहता है कि मंत्री अगर बन गया वो, लेकिन 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा का सदस्य बनना होगा या तो राज्यसभा का सदस्य उसे बनना होगा, ठीक है। तो वही प्रश्न पूछा गया यहाँ कि कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता है। तो वो 6 महीने, लगातार 6 महीने के बाद वो सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, लगातार 6 महीने तक, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी तरह आता है कि संसद का कोई सदस्य कितना दिन सदन से लगातार अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता अयोग्य हो जाती है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो वो लगातार अगर 60 दिन अगर अनुपस्थित है ना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो उम्मीदवार की जो जमानत राशि है वो 15,000 है, उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 है, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे और एग्जाम में पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का लिखिएगा, दोनों का 15,000 है, ठीक है, जमानत राशि। लोकसभा चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के लिए है 25,000, ठीक है, लोकसभा के लिए 25,000। अब विधानसभा जो राज्यों में होता है, विधानसभा चुनाव के लिए जमानत राशि है 10,000 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीनों इस टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि 15,000, लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 और जो विधानसभा में चुनाव होता है उसके लिए 10,000 है, ठीक है। अच्छा, जमानत राशि कभी कभी जब्त हो जाती है, ठीक है। तो कब जब्त होती है ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चुनाव में कुल वोट पड़ता है उसके कितना फीसदी हासिल नहीं करने पर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। तो कितना वोट नहीं लाने पर? तो 1/6 भाग वोट अगर नहीं लाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति पूछा है तो वो थे बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी थे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति पूछे तो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति पूछे तो जाकिर हुसैन, और तीसरे थे बीबी गिरी, और चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, ठीक, तीसरा बीबी गिरी, और चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, और 5वें उपराष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ज़्यादातर आपको 4 तक पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको 5 को नोट करवा दिए कि पहले में बोलना है क्या, राधाकृष्णन है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे हो जाते हैं जाकिर हुसैन, ये दूसरे नंबर के, और तीसरे नंबर पर हो जाते हैं बीबी गिरी, और चौथे नंबर पर है आपका ये गोपाल स्वरूप पाठक, और 5वें नंबर पर है बीडी जत्ती, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति इस तरह से बने थे, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है जगदीप धनखड़ है, और राज्यसभा का सभापति अभी कौन है? तो वो जगदीप धनखड़ ही होता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में है, और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? यानी एक से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री कौन बना है? तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, एक से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं।
तो इसमें है अटल बिहारी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ये एक से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बने थे। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है वर्ष 1996 से लेकर 2004 तक की अवधि के दौरान ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लगातार 3 बार, है ना, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और लगातार 3 बार बनने वाले प्रधानमंत्री दूसरे व्यक्ति कौन है, तो वो थे नरेंद्र मोदी है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा कि पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। तो 2 व्यक्ति की हुई थी, ठीक है, 2 राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वो कौन कौन थे, एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो आंसर हो गया फ़खरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। अच्छा, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। वे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक यानी अपनी मृत्यु तक पद पर रहे थे, ठीक है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है फ़खरुद्दीन अली अहमद से कि जो राष्ट्रीय आपात लगा था 1975 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो यही थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात जो कि 1975 में भी लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा था, आपको मालूम है, 1962 में और 1971 में और 1975 में, ठीक है। तो 1975 के राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे, यानी कि भारत के राज्यसभा के उपसभापति भी रह चुके हैं, तो वो थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। राज्यसभा में रहते हुए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 1986 से 1988 तक राज्यसभा की उपसभापति थी। फिर उन्होंने 25 जुलाई 1987 से 2 सितंबर 1987 तक, ठीक है, ये 25 जुलाई 1987 से 2 सितंबर 2 सितंबर 1987 तक राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य किया। जब डॉक्टर जो थे आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, तो उस समय ये राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य किए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद ये भारत के केवें राष्ट्रपति हैं। तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ये राष्ट्रपति थे, केवें करंट अफेयर में ये क्वेश्चन था कि रामनाथ कोविंद भारत के केवें राष्ट्रपति थे, तो ये थे 14वें राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर में आपको याद रखना है अभी वर्तमान में कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत के केवें राष्ट्रपति हैं, तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के केवें राष्ट्रपति हैं, तो 15वें। अच्छा, जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के केवें उपराष्ट्रपति है, जो कि वर्तमान में है, तो वो 14वें है, ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रपति है 15वें, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो है 14वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं, अगर इतना जानते हैं कि अनुच्छेद 324 में क्या है, तो आंसर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 में क्या है, तो चुनाव आयोग से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 42 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत का चुनाव आयोग, ठीक है। भारत का चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 में। तो उपराष्ट्रपति के या तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत का चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव ये किसके द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य, ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, ध्यान रखना है।
उपराष्ट्रपति में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर पूछा जाए तो उसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें बढ़ जाता है। उपराष्ट्रपति में क्या था कि केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, लोकसभा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के दो, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी लिया गया है, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है ना, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होता है, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए उपराष्ट्रपति के पद में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। और इसी 25 जनवरी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, तो वो है चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ के अलावा ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति बाकी सभी के लिए बनाता है, पुदुचेरी के लिए भी ये नियम बनाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति पुदुचेरी में भी नियमों द्वारा कानून बना सकते हैं, लेकिन तभी जब विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन क्या है, उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है, तो उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है, ये गलत है, ठीक है। पूछा कौन सत्य है, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, ये सही है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, ठीक है, तो ये सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 ही। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उनका भी कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। अच्छा, राष्ट्रपति का बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है वो 35 वर्ष होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए राज्यसभा का पहले अध्यक्ष पूछे या तो राज्यसभा का पहले सभापति पूछे, तो राज्यसभा का पहले सभापति कौन होता है, मतलब सभापति राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो इसलिए राज्यसभा के पहले सभापति कौन हो गए, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिख लेना है जो कि एग्जाम में आएगा। जैसे पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ राज्यसभा के पहले अध्यक्ष पूछे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया, उसी तरह लोकसभा का पहला अध्यक्ष हो गया जीवी मावलंकर। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है, ठीक है। राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है
कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।